डॉक्टर संजीव कुमार। आज जो टॉपिक है हमारा वो है सल्तनत कालीन भाषा और साहित्य। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु फारसी के अलावा उस समय संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में भी साहित्य का सर्जन हुआ। भक्ति आंदोलन इस समय चला था, उसकी वजह से क्षेत्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं का भी उस समय बहुत अच्छा विकास हुआ था। फिरोज तुगलक के समय मुइजुद्दीन फिरोजाबादी ने कामूस नामक वृहत अरबी शब्दकोश की रचना भी की थी। यहाँ एक देखने योग्य बात यह भी है कि मुस्लिम जब भारत में आए तो वो अपने साथ फारसी भाषा लेकर के आए थे। अरबी भाषा भी लाए थे, लेकिन मूल भाषा उनकी फारसी थी और राजकीय भाषा भी फारसी रही थी। और यहाँ की भाषा जो अधिकांश लोगों द्वारा जो बोली जाती थी वो थी हिंदी। इसलिए जब हिंदी और फारसी का मिश्रण हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जब बोल चाल की भाषा के अंदर इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया, हिंदी के भी और फारसी के भी, तो एक नई भाषा का विकास हुआ, उसको हम उर्दू कहते हैं। सबसे पहले हम फारसी भाषा का या फारसी साहित्य का अध्ययन करेंगे। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी के विकास हेतु प्रयत्न किए। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अमीर खुसरो की अध्यक्षता में फारसी के विकास हेतु एक राजकीय पुस्तकालय खोला था और उन पुस्तकालय के अंदर फारसी साहित्य, भाषा आदि को बढ़ावा दिया जाता था। बहुत से फारसी ग्रंथ थे, उनको बड़ा सहेज कर रखा जाता था। लाहौर फारसी भाषा के विकास का प्रमुख केंद्र था। अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि था। उसने ऐतिहासिक मसनवी भी लिखी। उसने फारसी की नई शैली सबक ए हिंदी विकसित की थी। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो उस समय सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार था और लगभग 7 सुल्तानों का काल उसने देखा था। उसको हिंद का तोतिया यानी हिंद का तोता कहा जाता था, ये उनकी उपमा थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदरुद्दीन मोहम्मद फारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। मौलाना मोइनुद्दीन उमरानी भी अन्य प्रसिद्ध विद्वान था। सूफी संत जियाउद्दीन नक्शवी ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय तूतीनामा नामक के फारसी ग्रंथ में चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का अनुवाद किया। जिया नक्शवी ने भी कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया। अमीर खुसरो गर्व के साथ कहता था कि दिल्ली बुखारा का बौद्धिक प्रतिस्पर्धा बन गया है। दिल्ली को हजरत ए दिल्ली यानी पवित्र दिल्ली तथा दूसरा स्वर्ग वह बताता है। फारसी सल्तनत काल व मुगल काल में प्रशासन की भाषा थी। 10वीं सदी में भारत में तुर्कों के आगमन के साथ फारसी भाषा का प्रवेश हुआ। उस समय जो सर्वश्रेष्ठ इतिहास लेखक था अमीर खुसरो, उसने खजाइल फतुह, तुगलकनामा, तारीख एलाई, मिफ्ताउल फुतुह, किरान उस सादिन, देवल रानी आशिका आदि नामक पुस्तकें लिखी। हसन देहलवी फयाद उल फवाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, ये लिखा। हसन निजामी का ताजुल मासिर प्रसिद्ध था। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही व फतवा ए जहांदारी, ये 2 पुस्तकें अच्छे स्रोत हैं इतिहास जानने के। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिर लिखी। मलिक इसामी ने फुतुह उस सलातीन नामक पुस्तक लिखी। शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी। याद ध्यान रखिए, तारीख फिरोजशाही नामक 2 पुस्तकें हैं। एक शम्स सिराज ए अफीफ ने लिखी और दूसरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। जिया नक्शवी ने तूतीनामा, जिसका पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोजशाही। याहिया बिन अहमद सरहंदी ने तारीख ए मुबारकशाही लिखी। नूरुद्दीन मोहम्मद ने लुबाब उल अलबाब नामक पुस्तक लिखी। सीरत ए फिरोजशाही एक पुस्तक मिलती है जिनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसका लेखक कौन था। अहमद यादगार ने तारीख सलातीन ए अफगना या इसको तारीख शाही भी कहा जाता है नामक पुस्तक लिखी। आयन उन मुल्क ने इंसा ए महरू नामक पुस्तक लिखी। ये उस समय की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी और इनकी वजह से आज हम सल्तनत काल के इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी
जान पाते हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी इन पुस्तकों से मिलती है। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र टीका लिखी। इसी समय विजयनगर के सायण ने वेदों पर टीका लिखी। ये दोनों पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। 1300 ईस्वी के आसपास पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर एक ग्रंथ लिखा, जिनमें शास्त्र दीपिका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सारी की सारी अब जो मैं बता रहा हूँ ये संस्कृत की पुस्तकें हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि जामी ने यूसुफ व जुलेखा की प्रेम कहानी का फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया, जो कि फारसी से संस्कृत में एकमात्र अपवाद है। इस काल की ऐतिहासिक संस्कृत काव्य रचनाओं में कल्हण की राजतरंगिणी, प्रज्ञा भट्ट व सुक की राजवती पताका, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, ये उस समय के महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ हैं। ये महत्वपूर्ण भी इसलिए हैं क्योंकि एक तो संस्कृत की जानकारी मिलती है और उस समय तत्कालीन जो अवस्था थी उसकी भी जानकारी मिलती है। जयदेव ने हरकेली नाटक व प्रसन्न राघव व सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक संस्कृत नाटक लिखे। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने भी संस्कृत में योगदान दिया। इस समय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको इस नोट्स में भी मिलेंगी, जैसे गीत गोविंद जयदेव का है, गंगादास प्रताप गंगाधर का है। इसमें चंपानेर के राजकुमार का गुजरात के शासक मोहम्मद द्वितीय के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। ये आपके जो हिंदू धर्म के अंदर मिताक्षरा विशेष करके विधि से न्याय से संबंधित ग्रंथ है। उस समय हिंदी भाषा के अंदर भी कई ग्रंथों की रचना हुई। हिंदी भाषा का उदय शौरसेनी व अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है। हिंदी साहित्य में आदिकाल या प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाकाल से जाना है। आदिकाल का प्रारंभ 8वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है और इस काल में हिंदी का अच्छा विकास हुआ था। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी शैली पिंगल शैली है। जयनक द्वारा जगनिक, इसने परमाल रासो को उत्तर प्रदेश में आलाखंड कहा जाता है, ये पुस्तक लिखी। परमाल रासो जगनिक का है और उत्तर प्रदेश में इसे आलाखंड, एक ही पुस्तक है दोनों, परमाल रासो या आलाखंड। 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर नामक शब्दकोश की रचना की गई। सैफुद्दीन यजदी द्वारा लिखा जफरनामा में 1424 से 1425 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया। एक मुस्लिम लेखक था ये और उसने हिंदी का प्रयोग किया था। 12वीं सदी में पंडित दामोदर ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। अवधी हिंदी भाषा के बड़ी नज़दीक है। मुल्ला दाऊद ने भी 14वीं शताब्दी में चंदायन, ये भी अवधी भाषा में, नामक हिंदी कविताओं की रचना की। मंझन ने मधुमालती की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत हिंदी में लिखी। जायसी सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे और इसमें जो मेवाड़ के महाराणा नहीं बल्कि रावल थे उस समय, वो रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मनी के बारे में विवरण मिलता है और इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसका भी विवरण मिलता है। यद्यपि पद्मावत ने उसको साहित्यिक भाषा की दृष्टि से लिखा है, इसके लिए उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सत्य से परे हैं, लेकिन ये ग्रंथ बड़ा रोचक है। कुतुबुन नामक मुस्लिम कवि ने भी हिंदू पौराणिक नायकों पर अवधी भाषा में मर्गावती नामक ग्रंथ लिखा। इस समय के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना कवि चंद्रवरदाय ने की थी, हमीर रासो सारंगधर ने की थी, खुमान रासो दलपत विजय ने इसकी रचना की थी, विशलदेव रासो नरपति नालह ने इसकी रचना की थी, आलाखंड जिसका विवरण हम पहले कर चुके हैं, जगनिक। अमीर खुसरो की पहेलियों में हिंदी भाषा का उदाहरण मिलता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी का निसंकोच प्रयोग किया था। हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा तुगलक काल में प्रारंभ हुई। मैथिली साहित्य में भी
विद्यापति ठाकुर ने योगदान दिया। विद्यापति को बंगला में भी बंगला साहित्य के विकास के लिए सम्मानित स्थान प्राप्त है। तो ये हिंदी, ये चाहे अवधी हो, मैथिली हो, जो भी भाषा थी, ये भाषा हिंदी की ही भाषा है। हिंदी का विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन भाषाओं का बहुत अच्छा योगदान हुआ। अब एक भाषा और आती है उर्दू, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शाही खेमा या शिवर। मध्यकाल में उर्दू को हिंदवी कहा जाता था। उर्दू का विकास फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी व अन्य स्थानीय भाषाओं के संयोग से हुआ, लेकिन इनमें हिंदी और फारसी दो भाषाएं मूल हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो पहला व्यक्ति था जिसने उर्दू में साहित्य लिखा था, सब शब्दों का प्रयोग किया था। दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी भी कहा जाता है, और एक नाम और है रेख्ता। उर्दू को रेख्ता नाम से भी जाना जाता है। उर्दू भाषा को रेख्ता नाम से भी पुकारा जाता है। उर्दू का वास्तविक विकास 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो ये सल्तनत काल के अंदर जो प्रमुख भाषाएं थी, ये भाषाएं विकसित हुई। इसके अलावा बंगला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि का भी विकास हुआ, लेकिन इन क्षेत्रों पर सल्तनत काल का पूरे समय में अधिकार नहीं रहा। हाँ, बंगला देश, जो बंगला भाषा है या बंगाल है, उस पर तो काफ़ी दिनों तक सुल्तानों का अधिकार रहा, लेकिन फिर भी बंगाल भी कभी सुल्तानों के अधीन रहा, कभी स्वतंत्र हो गया, कभी अधीन हुआ। लेकिन जो भी क्षेत्र था उसके अंदर मूल रूप से फारसी भाषा विकसित हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषाओं को विकास या उसके विकसित होने में कोई बाधा उत्पन्न की। उनका भी निसंकोच भाव से विकास होता रहा। धन्यवाद।